Hello friends, welcome to PDW. Today we are going to decode the American voters mindset. लेकिन इससे पहले आप लोगों से अपील है कि those who have not subscribed the channel, please do it now because that will be a great favor to us. दोस्तों, आप सबों को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप he has made a historic comeback in American presidential elections. पूरे अमेरिकन हिस्ट्री में अगर देखें तो ही इज द सेकेंड पर्सन टू विन टू नॉन कंजक्टिव टर्म्स. इससे पहले 1893 में जो ग्रोवर क्लीवलैंड उन्होंने 2 नॉन कंजक्टिव टर्म्स में जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद किसी ने ऐसा नहीं किया. और ये विक्ट्री भी इतनी बड़ी है कि इनफैक्ट दिस इज a very remarkable event in American because अगर आप देखें कि जस्ट इलेक्शन के पहले कोई भी सारे जो पोलस्टर्स थे वो कह रहे थे कि भाई ये बड़ा ही नेक एंड नेक और यूँ कहे कि बड़ा टाइट रेस है. इसमें लास्ट मिनट तक यह नहीं कहा जा सकता कि कौन विनिंग कैंडिडेट होगा और कौन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में विजयी होगा, ये कहा जाता. लेकिन अगर रिजल्ट को देखें तो ऑलमोस्ट ए वन साइडेड ये विक्ट्री है. ट्रंप को न केवल पॉपुलर मैंडेट में जीत हासिल किया है, उनका करीब 51% जो पॉपुलर वोट उन्हें मिला है. और कमला हैरिस, इसके कंपैरिजन में कमला हैरिस को अराउंड 47% मिला है. इवन इलेक्टोरल कॉलेज में ही हैज़ गॉट 279 वोट्स. तो इस तरह से जो मैसिव मैंडेट मिला है, ये इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानना चाहें कि आखिर ऐसा क्या था जो कि पहले लोग कभी उम्मीद नहीं कर पा रहे थे. कि ट्रंप के बारे में इवन ये कहा जा रहा था कि ही हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट द मोमेंटम आफ्टर द एंट्री ऑफ कमला हैरिस इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस. लेकिन इसके बाद हुआ क्या जो कि ट्रंप को इतनी बड़ी विक्ट्री मिली? तो इसको जानने के लिए हम यदि ये जो ट्रंप के जो पूरे कैंपेन स्ट्रेटजी और प्राइम मिनिस्टर मोदी, इसकी जो कैंपेन स्ट्रेटजी थी 2014 में, अगर दोनों को कंपेयर करें तो हमें बहुत कुछ ऐसे क्लू मिलेंगे जो अमेरिकन वोटर माइंडसेट को समझने में हेल्प करेगा. 2014 में अगर आप देखें तो एक कॉमन नारा था, मोदी जी आएंगे और अच्छे दिन लाएंगे. मोरलेस ट्रंप की भी स्ट्रेटजी उसी के इर्द गिर्द घूम रही थी. ये जो अच्छे दिन का, ही वॉज ऑल्सो सेलिंग ए ड्रीम टू अमेरिकन वोटर्स. और इस जो अमेरिकन ड्रीम जो ट्रंप दिखा रहे थे उसमें 4 फैक्टर्स हैं. पहला तो यह है कि जो इन्फ्लेशन, हाई प्राइसेस, वहाँ के लोगों की स्थिति अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें तो उनका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग था वो काफ़ी बढ़ गया था. खास करके जो यूक्रेन वार के बाद हर चीज़ में, चाहे वो गैस प्राइस हो या डे टू डे कमोडिटीज़ हो, इन सबों में काफ़ी इजाफा हुआ था, जिसके कारण वो लोग एक काफ़ी प्रेशर फील कर रहे थे. और इस सब के लिए ट्रंप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ही रिस्पॉन्सिबल उठा रहे थे. सिमिलर इंसिडेंट अगर आप देखें तो पहले भी हुआ था ऐसा 1992 में. उस समय बिल क्लिंटन जो जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश को हराया था, और उसमें भी इकोनॉमी ही एक बहुत बड़ा फैक्टर था. और इसीलिए उस समय के जो एक मेन स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं वो जिम कार्विल, उन्होंने कहा था कि इट इज़ द इकोनॉमी स्टूपिड. सो यहाँ भी अभी भी वही बात थी. यहाँ भी हाई प्राइसेस है, जिसके कारण अगर आप इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो यहाँ भी बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ही महंगाई बढ़ती है लोगों का दिमाग बदल जाता है. लोग हमेशा दे गो फॉर चेंज. तो मोर और लेस इट इज़ द सेम स्ट्रेटजी. और दूसरा जो इशू ट्रंप जो अपने कैंपेन में बार बार हाईलाइट करते थे, दैट वाज द इलीगल इमिग्रेशन. वो इस बात को हाईलाइट करते थे कि भाई ट्रंप, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में देयर हैज बीन ए स्पाइक और मैसिव स्पाइक इन इलीगल इमिग्रेशन. और इनफैक्ट वो ये कहा करते थे कि ये जो कमला हैरिस है
शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिकॉज शी हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज द बॉर्डर, बट शी फेल्ड। और इवन पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को ये इस तरह से रिस्पॉन्सिबल ठहराते थे कि इन लोगों ने इनफैक्ट इसको कंट्रोल करने के बदले इसको इनकरेज किया है। तो इसको, लेकिन ये तो इनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी ठहराने के बदले उसके बाद उन्होंने इमिग्रेशन को एक नया ट्विस्ट भी दे दिया। वो बार बार कहते थे कि भाई ये जो इमिग्रेंट्स हैं दे आर द क्रिमिनल्स, दे आर द लूनेटिक्स, एंड जो भी अमेरिकन सोसाइटी में सारी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है उस सब के लिए यही लोग रिस्पॉन्सिबल है। इनफैक्ट दे वेर एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग द जॉब्स फ्रॉम द अमेरिकन्स। तो इस तरह से आप देखें कि ट्रंप ने न केवल इलीगल इमिग्रेशन को हाईलाइट किया, इनफैक्ट ही हेल्ड देम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सोशल इविल्स। तो इस तरह से आप देखें कि इमिग्रेशन को भी उसने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। 20 अगर हम पहले भी देखें तो उस समय भी ये था कि 2016 में उस समय भी इलीगल इमिग्रेशन का एक मुद्दा था, लेकिन इस समय उसको उन्होंने एक नया स्पिन दिया और इस सब के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये अकाउंटेबल ठहराया। इसके बाद एक जो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट है, ये जो बाहर के वार में एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स में जो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट है उसको भी उन्होंने बहुत हाईलाइट किया। जैसे कि अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिकन जो है वो ने दिया है यूक्रेन को जस्ट टू फाइट अगेंस्ट रसिया, लेकिन उसमें भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। इन्होंने फुल फ्लेज सपोर्ट नहीं दिया, और जब भी अमेरिकन जो हथियार और ये सब जो दिए जाते थे तो उसमें रिस्ट्रिक्शन होता था कि भाई ये रसिया में बहुत जो इंटीरियर और डीप दे वोंट अटैक द टारगेट्स इन डीप इन रसिया, ताकि वो एस्केलेशन ना हो जाए। तो इससे भी रहते थे और उधर रिसोर्सेस भी इनका बर्बाद हो रहा है। तो ट्रंप ने कहा कि भाई अगर अमेरिका इस तरह से बाहर वाले दूसरे के प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करने में लग रहे हैं तो इससे अपना रिसोर्सेस बर्बाद होगा, और उन यदि हम बाहर के जो भी प्रॉब्लम्स है उससे हम अपने को अलग निकाल लेते हैं, अगर हम वी डू नॉट गेट involved in external wars, then we can save lots of resources and then we can utilize those resources to improve the living conditions of American people. तो ये लोगों को बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद जो एक सबसे बड़ा आजकल वहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है वो है ओक पॉलिटिक्स। तो उसके तहत होता था कि नॉर्मली एक कहते हैं कि जो भी लिबरल वैल्यूज है उसको बड़े ही एक्सट्रीम लेवल तक चल ले जाते हैं। जैसे कि वो जो आजकल एबॉर्शन का ही मुद्दा हुआ, तो एबॉर्शन के मुद्दे में जो कमला हैरिस थी वो इस बात को प्रोजेक्ट करती थी कि भाई नहीं, वुमेन शुड हैव द राइट वेदर दे वांट चाइल्ड और नॉट, और इवन दे शुड हैव राइट टू गो फॉर एबॉर्शन टू जस्ट प्रिवेंट चाइल्ड्स बर्थ। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट ट्रंप का ये था कि नहीं, एबॉर्शन शुड बी बैंड। और ये जो अगर वहाँ के सोशल माइंडसेट को देखें तो उसमें बड़ा ही अपीलिंग था। जो भी कंजर्वेटिव लोग हैं उसमें इस बात को का थोड़ा भी सपोर्ट नहीं था। तो इस तरह से अगर हम देखें कि ये जो एबॉर्शन का मुद्दा है या ट्रांसजेंडर का मुद्दा है, इवन एक सबसे जो रिसेंट में लोगों को एक फियर होता था जेंडर रीअसाइनमेंट की बात, तो उसमें जो नॉर्मली एक पेरेंट्स में एक फियर हो गया था कि भाई पता नहीं हमारे बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी जा रही है स्कूल में अर्ली स्टेज में। उन लोगों को ये फियर था कि हो सकता है कि हमारे बच्चे आज तो मेल हैं, कल जेंडर और इवन सर्जरी के माध्यम से वो अपना सेक्स चेंज कर ले और वी विल हैव द मैन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वुमेन। तो सेक्स चेंज करके कभी भी आ सकता है। तो ये सब एक लोगों में एक फियर था, और ट्रंप ने इसको बड़ा ही डेफ्टली यूटिलाइज किया, माने ही टैप्ड इनटू दैट फियर। उन्होंने ये कहा कि नहीं, वी विल हॉल्ट ऑल दिस प्रैक्टिसेस, देयर विल बी नो चेंज इन सेक्स, मैन वुड बी मैन, वुमेन वुड बी वुमेन। तो लोगों को उन्होंने बताया कि अब देखो, अगर आपकी जो लिविंग कंडीशन है वो इम्प्रूव कर जाए, बाहर के जो
दूसरे का जो प्रॉब्लम है उसमें अमेरिका नहीं इन्वॉल्व हो, या इमिग्रेशन अगर बंद हो जाए, आपके बच्चे सेफ हो जाएं, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? अगर आप ओवरऑल ये अगर आप इस पर विचार करें कि क्या अभी आपके बच्चे सेफ हैं? अभी आपकी जो लिविंग कंडीशंस है, क्या ये बेटर है? बेटर देन, उन्होंने इसका कंपैरिजन अपने जो फर्स्ट टर्म से कंपेयर करके पूछा कि भाई जहाँ भी कैंपेनिंग होती थी, जहाँ भी उनका जो स्पीच होता था कैंपेनिंग, उसमें उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया और इस बात ये क्वेश्चन बार बार रेज करता था कि भाई डू यू थिंक यू आर हैविंग अ बेटर लाइफ, वाज इट बेटर देन द प्रीवियस टर्म? तो इस तरह से लोगों को एक सक्सेसफुली हम कह सकते हैं कि एक ड्रीम, एक स्वप्न वो बेच पाए, और लोगों में भी एक ये फीलिंग आई कि ही इज सेइंग द राइट थिंग्स। इसलिए कि वर्तमान कंडीशन जो है उसमें वो सारे इन प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर हुआ। जिस तरह की मोदी के जो 2014 के इलेक्शन में अच्छे दिन, मोदी जी आएंगे और अच्छे दिन लाएंगे, इट वॉज मोर और द सेम हियर। यहाँ भी लोगों को एक लगने लगा कि भाई अगर ट्रंप सरकार फिर बनती है, इफ ट्रंप becomes the president again, then he will work hard to improve the living conditions of Americans by acting on all these four fronts. तो इसके ये तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो ट्रंप की विक्ट्री में जिसका मेजर कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावे अगर देखते हैं कि जो सेकंड मेजर जो रीजन है ट्रंप की विक्ट्री का, वो है कि उन्होंने ये जो सपोर्ट बेस है उसको एक्सपेंड किया। नॉर्मली रिपब्लिकन पार्टी जानी जाती थी वाइट एंड क्रिश्चियन सपोर्ट बेस के लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक नई स्ट्रेटजी अपनाई। इन्होंने अपना जो बेस है, जो कोर वोटर्स हैं, उसमें अपनी पहुंच को और इवन उस पर अपनी पकड़ बढ़ाई, और साथ ही साथ जो अदर ग्रुप्स हैं जैसे माइनॉरिटीज़ है, वे ब्लैक्स है या हिस्पैनिक्स है, इंडियन अमेरिकन्स हैं, ये अरब अमेरिकन्स हैं, इन सबों में भी उसका भी एक मेजर चंक अपनी तरफ खींचने के लिए वो प्रयास की। तो एक तो एक जनरल जो अच्छे दिन का ये न्यू ड्रीम जो इन्होंने सेल किया, उसका तो एक दैट रेजोनेटेड विथ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इट वाज नॉट ओनली द व्हाइट्स, इवन द ब्लैक्स, हिस्पैनिक्स और इवन इंडियंस, अरब्स, सबों को कोई ना कोई एस्पेक्ट अच्छा लगा। जैसे कि ब्लैक्स ब्लैक्स दे वेर very much inspired or even very much attracted by the dream of a better living conditions। चाहे इवन उनकी भी स्थिति अगर इकोनॉमिकली देखें तो बहुत बुरी थी। तो इस तरह से जो ब्लैक्स वो भी सपोर्ट किए। दूसरा हुआ कि हिस्पैनिक्स, लैटिन, यद्यपि अगर आप देखें कि जो ट्रंप हैं अपने स्पीचेज में उन्होंने इलीगल इमिग्रेशन को बहुत जोर दिया है, और उसमें एक बहुत बड़ा जो चंक है वो लैटिनोज का है। लेकिन उसके बावजूद भी जो जो लीगल इमिग्रेंट्स हैं उन लोगों ने भी इसका समर्थन किया कि नहीं, देयर शुड नॉट बी इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम एनी साइड, वेदर इट इज़ फ्रॉम लैटिन अमेरिका और फ्रॉम इंडिया। सारे ने इस बात को माना। इवन जो वहाँ के लिबरल्स हैं वो भी इस बात को उनको अप्रिशिएट किए कि भाई हमारी जो बॉर्डर होनी चाहिए वो सिक्योर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ किसी भी साइड से लोग आकर के अमेरिका में घुस जाए। तो दैट विल क्रिएट ए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इवन दैट विल क्रिएट प्रेशर ऑन द सोशल इम्यूनिटीज। तो इसलिए उन लोगों के बीच में इसका सपोर्ट था कि भाई ये होना नहीं। तो अगर आप ऐसे भी देखो कि डिफरेंट सेक्शन के लिए उनका कुछ ना कुछ डिफरेंट, यानी बड़ा ही उनका जो मैसेजिंग था वो बड़ा टारगेटेड था। वो हर सेक्शन के लिए एक खास इशू को लाए। तो इस तरह से ये जो डिफरेंट टारगेटेड मैसेजिंग के माध्यम से इन्होंने न केवल अपने जो वोटर बेस उसको कंसोलिडेट किया, बल्कि अदर जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है उसका भी एक मेजर चंक अपने की तरफ खींच लिया। तो इसलिए ऐसे भी है कि भाई बहुत सारे जो पोस्ट पोल सर्वे आए हैं उसमें ऐसा दिखाया गया कि लैटिनोज ने उसके जो सपोर्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट 14% इंक्रीज किया। इवन द ब्लैक्स दे सपोर्टेड ओवरवेलमिंगली फॉर ट्रम्प, इन फेवर ऑफ ट्रम्प, और स्पेशली ब्लैक्स में
जो मेल्स हैं उनका काफ़ी सपोर्ट मिला। और इसीलिए आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले बराक ओबामा ने भी अपना ये एग्जिस्प्रेशन शो किया था कि भाई ये जो ब्लैक मेल्स हैं दे आर नॉट फीलिंग द कमला वाइब्स। तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी उन लोगों का क्रिटिसाइज भी किया। तो और ये सब तो भाई इन्होंने माइनॉरिटी जो भी है नॉन वाइट्स यू कैन से, और इवन माइनॉरिटीज़ के सपोर्ट के लिए बहुत सारे जो स्टेप्स उठाए। इवन जो वाइट्स में भी अपने जो सपोर्ट को कंसोलिडेट करने के लिए एक तो सबसे पहले उसने टैक्स रिलीफ की बात की। तो टैक्स रिलीफ के माध्यम से हुआ कि जो भी रिच सेक्शंस है अमंग द वाइट्स दे विल कम बिहाइंड द रिपब्लिकन पार्टी। और उसके बाद उन्होंने एक नया, अभी तक तो होता था कि ये जो वाइट्स में भी जो रिच क्लास है वो इसको सपोर्ट करते हैं रिपब्लिकन पार्टी को, लेकिन ट्रंप ने उसमें एक नया एक क्लास डिफ्रेंसिएशन किया और उस उनका फोकस एक जो वाइट वर्किंग क्लास है उसके पर काफ़ी उनका फोकस था। इसलिए उन्होंने यूनियन लीडर्स को भी जो रिपब्लिकन कन्वेंशन है उसमें बुलाया था। तो दोनों ही हो गया, इसलिए कि ये जो वर्किंग क्लास है उसको उन्होंने क्या कि भाई वी विल फोर्स द कंपनीज टू सेट अप बेस हियर, so we will encourage them or even we will give shops to them to set up industrial units America, so that there will be more generation of job opportunities। तो ये वर्किंग क्लास को काफ़ी अपीलिंग लगा। तो इस तरह से आप देखें कि माने ही ट्रंप वाज सक्सेसफुल इन बिल्डिंग अ कोलिशन ऑफ द अनलाइकली, इसलिए कि वाइट और ब्लैक ये सब एक साथ नहीं आते थे। हमेशा ब्लैक का जो सपोर्ट है या मान टोटल आप कह सकते हैं कि जो इमिग्रेंट ग्रुप्स हैं, जैसे वो इंडियन ओरिजिन के हो या लैटिन अमेरिकन ओरिजिन को या ब्लैक अफ्रीकन ओरिजिन के हो, ये सारे लोग हमेशा डेमोक्रेट के पीछे रहते थे। लेकिन इसमें वो जो क्लोज एसोसिएशन है उसमें कहीं ना कहीं ट्रंप काफ़ी सक्सेसफुल हुआ उसमें डेंट करने में। और इसीलिए एक तो अपना वाइट का तो मैक्सिमम सपोर्ट मिला ही गॉट मेजॉरिटी ऑफ वाइट मेल एंड फीमेल्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही was also successful in getting a major slice of minority votes। अदरवाइज इसके बगैर कभी नहीं संभव था कि वो ओवरवेलमिंग मैंडेट जो मिला है ट्रंप को वो कभी हो सकता था। ये नेक रेस की जो बात हो रही थी वो कहीं रही ही नहीं। ये मोर और लेस सिमिलरली ट्रंप ने भी क्या किया कि कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उसको हायर किया, जैसे सुसन वाइल्स, ये ओल्ड फ्लोरिडा रिपब्लिकन ऑपरेटर है, उनको हायर किया। उस तरह एक है कि क्राइस लेसिविटा, वो भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। तो इन दोनों ने कैंपेन में काफ़ी जान ला दी और उनकी जो सारी स्ट्रेटजी थी, इवन जैसे इश्यूज को आइडेंटिफाई करना हुआ या मैसेजिंग को मॉडिफाई करना बार बार, तो वो सारा जो था वो डेटा बेस्ड होता था। डेटा क्रंचिंग में काफ़ी उनका ये फोकस था। और इवन ट्रंप को भी काफ़ी हद तक एक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि भाई यू हैव टू स्टिक टू दिस स्क्रिप्ट, यू कैन नॉट गो एंड स्टार्ट स्पीकिंग एक्सटेम्पोर। तो इस तरह से जो कैंपेन स्ट्रेटजी में जो चेंज लाया वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। एंड फाइनली हम कह सकते हैं कि ये जो लैंग्वेज दैट यूज वाइल कैंपेनिंग, माने वो भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। उसमें हो सकता है कि कोई चीज़ आप ऐसा बोल दें जो अपोजिशन जो पार्टी है वो उसको इनकैश कर ले। जैसे कि अगर 2014 इलेक्शन में देखें तो कांग्रेस के जो मनीष शंकर अय्यर है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए एक नीच शब्द का यूज किया था और उसको बीजेपी वेयर हाईली सक्सेसफुल इन एक्सप्लॉइटिंग दैट स्टेटमेंट। और इवन ये चाय वाला क्या कर सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो चाय पर चर्चा उसने स्टार्ट कर दिया और इवन द नीच जो टर्म है उसको यूज किया कि इट इज़ a dishonor to the backward class, चाहे इट इज एन इंसल्ट टू बैकवर्ड क्लास। तो इसको उन्होंने मैक्सिमम यूटिलाइज किया टू गेन एक्सेस टू दिस मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी और इवन अपनी पैठ उसमें और मजबूत करने के लिए। सिमिलरली अगर आप देखें तो 2016 में हिलरी क्लिंटन ऑलमोस्ट लग रहा था सबों को कि भाई ये जीतने वाली है,
और लास्ट मोमेंट में एकदम पूरा सीन चेंज हो गया एंड ट्रम्प वन द इलेक्शन। उस समय भी हिलरी क्लिंटन ने जो ट्रम्प के सपोर्टर्स है उसके लिए बड़ा डेरोगेटरी टर्म यूज किया था। उन्होंने कहा कि भाई ये इट इज अ बास्केट ऑफ डिप्लोरेबल्स एंड मोर और लेस द सेम थिंग वाज रिपीटेड नाउ। वाइडन ने ट्रम्प के सपोर्टर्स के लिए कहा कि ये गार्बेज। तो ये कहते हैं कि भाई ये जो डेमोक्रेट्स हैं ना, इन्होंने जस्ट द गेव द इश्यूज ऑन ए प्लेटर टू द रिपब्लिकन्स एंड रिपब्लिकन्स ने बड़ा ही इसको अच्छे तरीके से यूज किया ताकि जो अपने उसके सपोर्टर्स थे, इवन दोज वेयर जस्ट फेंस सीटर्स, दे वेर ब्रॉट बैक। इसलिए कि भाई उन्होंने तो पता है कि देखो तुम्हें किस तरह से तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, हैं ये जो डेमोक्रेट्स है तुम्हें किस तरह माने किस नज़र से देख रहे हैं, दे डू नॉट गिव एनी ऑनर टू यू। तो इस तरह से इन स्टेटमेंट्स का इन्होंने बड़ा टैक्टफुली हैंडल किया। और इस तरह से हम देखते हैं कि जिस तरह से मोदी ने अच्छे दिन के सपने लोगों को सक्सेसफुली सेल किया, मोर और लेस द सेम द अमेरिकन ड्रीम और इवन बेटर लाइफ फॉर अमेरिकन्स, ये जो मांगा का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, दैट आई थिंक आई कैन से कि इट स्ट्रक द राइट कॉर्ड्स विद द अमेरिकन वोटर्स। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ही हैज़ मेड ए स्ट्रॉन्ग कमबैक। धन्यवाद।